दोस्तों, जैसे कि हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारा सेमेस्टर 1 का एग्जाम कंप्लीट होने वाले हैं और हमारा सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम है वो हमारा अगस्त महीना में ले लिया जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, उससे पहले हम लोगों को तो तैयार होना पड़ेगा ना। उसके लिए मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे बेहतरीन तरीके से घर बैठे तैयारी करना है सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 3 का, इसी तरह से ग्रेजुएशन का ऑल सेमेस्टर की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और पहला सप्ताह, मई का पहला सप्ताह में बीबीएम का यूनिवर्सिटी का मेरे दोस्तों हमारे पास स्टार्ट हो रही है सेमेस्टर 2 का न्यू कोर्स, जहां पे लाइव क्लासेस चलेगी, पीवाईक्यू बताया जाएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और हाँ, जो भी बताया जाएगा एकदम साधारण लैंग्वेज में, किताबी लैंग्वेज में नहीं। इसीलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों के सामने यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, जाके जल्दी सेमेस्टर 2 का कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में मई महीना का पहला सप्ताह में आप लोग मजे ले सकते हैं। तो आइए सर बात करते हैं हम लोग जो हमारे एमडीसी पेपर हिंदी है, इसमें मैंने आप लोगों को एक लेक्चर आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूं और मैंने कहा था जितना क्वेश्चन बताऊंगा ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेना भाई, इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी। तो एक क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन यहां पे बता रहा हूं, बाकी हमारे एप्लीकेशन पे देखा जाएगा। आइए सर, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का थोड़ा सा आप लेवल देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, एकदम देसी लैंग्वेज में समझाऊंगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन है कि पूस की रात की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन आएगा, पूस की रात की शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत कीजिए, या पूस की रात की कहानी की कला की दृष्टि से समीक्षा करना है। यानी एक कहानी है पूस की रात, इसके बारे में मेरे दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। लेकिन वर्णन करने से पहले हम सभी को पता होना चाहिए कि आखिर इसका राइटर कौन है, और राइटर के बारे में कम से कम मेरे दोस्तों आप लोगों को एक पेज बेहतरीन तरीके से राइटर के बारे में परिचय देना होगा, तब लोगों को पता चलेगा मेरे दोस्तों कि स्टूडेंट्स के अंदर में कितनी नॉलेज है हमारे राइटर से संबंधित। तो आइए सर, सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में हम लोग देखेंगे। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका जो राइटर है हमारा प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, जिसे नवाब राय या धनपत राय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या? नवाब राय या धनपत राय के नाम से भी जानते हैं। और अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्रेमचंद की जीवन परिचय दे रहा हूं। जब स्टोरी स्टार्ट करूंगा तो मेरे दोस्तों मैं वादा करता हूं कि अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक सही तरीके से देख लेते हैं तो सीधा दिमाग में फिट करके जाऊंगा भाई, याद रखना है। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को परिचय दे रहा हूं, किसके बारे में? तो बताएंगे सर हमारा प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। क्या नाम है भाई? प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ है। और यह क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था कि प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था। नहीं पूछा जाएगा कि किस राज्य में हुआ था, यह भी नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा जिला में हुआ था, बल्कि यह पूछा जाएगा कि कौन सा गांव था। उस समय आपको बताना है लम्ही गांव में हुआ था, वाराणसी के, याद रखना मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था 31 जुलाई 1880 को। किसका? मुंशी प्रेमचंद जी का। वे हिंदी और उर्दू के महान कथाकार थे। वो हमारा हिंदी का जो है ना महान कथाकार थे। ठीक है, कौन? हमारा मुंशी प्रेमचंद। और उपन्यासकार और कहानीकार माने जाते हैं। और मेरे दोस्तों ये उपन्यासकार भी थे और कहानीकार भी थे, क्योंकि वो कहानी भी लिखा करते थे। उन्होंने अपनी लेखनीय से सामाजिक कुरीतियों, शोषण, गरीबी, किसानों की दशा और नारी समस्या को उजागर किया। यानी जब जब मेरे दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास लिखा, कहानी लिखा या कोई नाटक लिखे, इन सब के माध्यम से जो समाज में हो रही बुराइयां, समाज के अंदर में जो हो रही कुरीतियां को दूर करने की प्रयास किया। जैसे गरीब किसान जो है शोषित किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं, उसको कैसे छुटकारा मिलना चाहिए। इसके बाद जो हमारा नारी समस्या है, इसको कैसे दूर किया जाए, ये भी बताया गया। ये सब सारे चीजों जो है मेरे भाई मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास के माध्यम से, कहानी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए सर बात करते हैं, अगला पैराग्राफ की ओर मूव करते हैं कि प्रेमचंद ने आरंभ में, शुरुआत में उर्दू में लिखना शुरू किया। पहले मेरे दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी जब भी कोई स्टोरी, कहानी वगैरह लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, तो वो उर्दू में लिखा करते थे। किस पे? उर्दू में लिखा करते थे। और नवाब राय नाम से लिखते थे। वो अपना नाम कैसे लिखते थे मेरे दोस्तों? उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्त कि मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। बाद में वे हिंदी साहित्य की ओर आए और प्रेमचंद का नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में जाकर मुंशी प्रेमचंद के नाम प्रसिद्ध हुआ, पहले लोग इसे नवाब राय के नाम से ही
जानते थे, मानते थे और पहचानते भी थे। उनकी प्रमुख कृतियों में गोदान, गबन, कई बार क्वेश्चन आती है कि गोदान किसने लिखा, गबन किसने लिखा, कर्मभूमि किसने लिखा, सेवा सदन किसने लिखा, निर्मल शामिल किसने लिखा, निर्मला किसने लिखा। तो आपको याद रखना होगा, सेवादान पूछे या आपसे कर्मभूमि पूछे, गबन पूछे, गदन पूछे या मेरे दोस्तों गोदान पूछे या निर्मला, ये सारे किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां भी लिखी है, जैसे पंच परमेश्वर, ईदगाह, कफन, बड़े भाई साहब आदि जो है मेरे दोस्तों 300 से अधिक कहानियां भी लिखी है। अब आते हैं सर अगला पैराग्राफ की ओर। बताते हैं कि उनका साहित्य समाज के यथार्थ को दर्शाता है और वे उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। वो किसके नाम से जाने जाते हैं? सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से क्या करते हैं मेरे दोस्तों? वो जाने जाते हैं। उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? तो बताएंगे सर मुंशी प्रेमचंद जी का। लेकिन उनका साहित्य आज भी जमानत को प्रेरित करती है। बिल्कुल भाई, इसीलिए तो मैं कहता हूं काम ऐसा करें कि मरने के बाद भी लोग आपको नाम करें। मुंशी प्रेमचंद जी 1936 में मर गए, लेकिन उनके द्वारा लिखा गया सारे चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे बाप दादा पढ़े हैं, हमारे आने वाले बेटा बेटी भी पढ़ेंगे, उनका बेटा बेटी भी पढ़ेंगे। यस या नो? इसलिए काम अच्छा कीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये है सर हमारा मुंशी प्रेमचंद का छोटा सा एक डेफिनेशन लेकर आया था, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जब भी कोई स्टोरी स्टार्ट करें, जो भी बंदा ने लिखा है, जैसे ये लिखा है किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने, तो इसके बारे में आपको कम से कम मेरे दोस्तों एक पेज पूरे बेहतरीन तरीके से लिखना होगा, ताकि एग्जामिनर को तो लगेगा ना कि स्टूडेंट्स के अंदर में नॉलेज कितनी है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये था सर हमारा प्रेमचंद जी की बहुत ही सुंदर तरीके से उनका जीवन परिचय, जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब जो हमारा स्टोरी रहा, इस स्टोरी में पूस की रात, ये लिखा किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ रखा। अब सर पूस की रात जो स्टोरी है, इसकी मुलाकात करेंगे। आइए सर, अब बहुत सुंदर तरीके से मैं बता रहा हूं मेरे दोस्तों। इसमें 3 व्यक्ति है, एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक कुत्ता। याद रखना है मेरे भाई, एक हस्बैंड को बोलते हैं मेरे दोस्तों पति, ठीक है। एक है सर पत्नी, मेरे बात को ध्यान से सुने, पत्नी, ठीक है सर। एक है सर कुत्ता, हाँ कुत्ता, बड़ी मजेदार स्टोरी है भाई। कुत्ता नाम भी याद रखिएगा, कुत्ता का नाम है जबरा। क्या नाम है? जबरा। पत्नी का नाम है मुन्नी। क्या नाम है? मुन्नी, बदनाम हुई मुन्नी। और मेरे दोस्तों पति का नाम है क्या? हल्कू। क्या? होल्कू। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये 3 नाम, पति का नाम है हल्कू, पत्नी का नाम है मुन्नी और कुत्ता का नाम है जबरा। आपका स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं, ताकि आपके माइंड में पहले थोड़ा सा सेटअप हो जाए। सुनिएगा मेरे दोस्तों, हल्कू जो है ना, हल्कू एक बहुत गरीब किसान है। हल्कू बहुत ही गरीब किसान है। और मेरे दोस्तों ये जो है बिल्कुल अपने जो गरीबी है, वो इतने अपने गरीबी से जूझ चुके हैं कि वो मरना पसंद करते हैं, पर किसान के घर में जन्म लेना पसंद नहीं करते हैं। और ये कर्जदार है। क्या है मेरे भाई? ये कर्जदार है। और हमारे जो हल्कू है, वो हल्कू मेरे दोस्तों सूदखोर जो होते हैं ना, जैसे गांव देहात में देखेंगे कि किसी को पैसा दिए तो उससे सूद लेते हैं, तो हल्कू इसी तरह से पैसा लिए थे अपने परिवार भरण पोषण करने के लिए। और उन्होंने सोचा कि जब हमारी फसल होगी, जब हमारा फसल होगा अच्छी तरह से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पैसा वापस कर देंगे। पर जैसे जैसे मेरे दोस्तों दिन बीतता चला गया, अब हमारा कर्ज धीरे धीरे क्या हो गए? बढ़ने लगे, क्योंकि जो हमारा फसल है उस सही तरीके से उत्पादन नहीं होगी। अब उसी समय हमारा आता है कौन? आता है मेरे दोस्तों, याद रखना है कौन, तो बताएंगे सर, जो साहूकार होते हैं, जो सूदखोर होते हैं, वो आते हैं और दरवाजा पर दस्तक देते हैं और कहते हैं, अरे हल्कू चलो तुम्हारा समय हो गया है, जो पैसा तुमने लिया था वो वापस करो। हल्कू का शरीर कांपने लगा। हल्कू ने कई शिद्दत के साथ मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद उन्होंने अपने लिए 3 पैसा जमा करके रखे थे। 3 पैसा जमा करके रखे थे। और मेरे दोस्तों 3 पैसा से वो पूस की दिन में, पूस के जो महीना होती है, सोचो पूस की महीना कितनी ठंडी की मौसम होगी, पूस के महीना में उन्होंने एक कंबल खरीदने की
पैसा कंबल खरीदने के लिए पैसा रखा था 3 पैसा। वो कंबल इसलिए खरीदने के लिए रखा था क्योंकि पुस की रात काफी ठंडी होती है, हड्डी तोड़ देने वाली ठंडी होती है, और इतनी बड़ी ठंडी में आकाश, खुले आकाश में हम खेत की रखवाली कैसे करें, है ना। तो उसकी पत्नी ने मेरे दोस्तों इस पैसे को बचाने में सक्षम रहा, 3 पैसा। उसी समय साहूकार आते हैं, दरवाजा पे दस्तक देते हैं और कहते हैं हल्कू आपका पैसा निकालो। तो अब हमारा जो है हल्कू कहते हैं अपने मुन्नी से प्यारे से मुन्नी से कहते हैं मुन्नी जो 3 पैसा हम लोग जमा करके रखे वो दे दो। हमारे मुन्नी हरगिज नहीं देना चाहते थे क्योंकि मुन्नी ने बहुत ही कष्ट के साथ ये 3 पैसा जमा करके रखे थे। तो मुन्नी कहने लगा क्या पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा, डांटी तो सुनेंगे ना। बोले नहीं, मैं खुले आसमान में रहकर खेतों की रखवाली करना पसंद करता हूं, पर मैं किसी का डांट सुनना पसंद नहीं करता हूं। मुन्नी जैसे तैसे मेरे दोस्तों पैसा को निकालें और उनको दे दिए। देने के बाद वो चले जाते हैं कहां, खेत की रखवाली करने के लिए। जब खेत की रखवाली करने के लिए जाते हैं तो एक आम के पेड़ है, उस आम के पेड़ में खटिया बिछाते हैं और पूस के मौसम में, इतने ठंडी मौसम पे वो एक खटिया पर मेरे दोस्तों लेट जाते हैं और ठंडे से उनका शरीर पूरी कांपने लगता है। किसका, हल्कू का शरीर पूरी कांपने लगता है। अब हल्कू के पीछे पीछे उसका कुत्ता जबरा भी दौड़े चले आते हैं और मेरे दोस्तों जबरा भी ठंडी के मौसम से कांप उठता है। और जबड़ा हमारा बीच रात में जबड़ा कुहू कुहू करके चिल्लाने लगता है। उसी समय हमारी आंख खुलती है हल्कू की, और हल्कू कुत्ते को उठाते हैं, जबरा को उठाते हैं, खटिया पर बैठाते हैं और इस तरह से सहला रहे हैं मेरे दोस्त, इसलिए ताकि उसके भी थोड़ा सा गर्मी हिट महसूस हो। उसके बाद सहलाने के बाद थोड़ा सा उसको बोला कि खटिया से अंदर चले जाओ, बाहर चले जाओ, मुझे आराम करना है। जब उन्होंने मेरे दोस्तों आराम करने के लिए चाहा तो देखा उसकी आंख लग गई। आंख लगने से पहले उन्हें पता चला कि हमारे खेत में कोई जानवर चर रहे हैं, हमारे खेत में कोई जानवर आकर फसलों को खा रहे हैं। अब इतनी ठंडी मौसम में हमें नहीं जाना है, जानवरों को खाने दीजिए। अब कुत्ता जो जबरा है मेरे दोस्तों वो आवाज देते हैं अपने मालिक को और कहते हैं कि आपके खेत में फसल को खाने के लिए कोई और जानवर आ गए हैं। वो मेरे दोस्तों हल्कू जो है कुत्ते जबरा की बात नहीं मानते हैं, वो सो जाते हैं। अब इतना सो जाते हैं, इसकी इतनी नींद लग जाती है कि जब वो उसकी वाइफ जो है मुन्नी जब आते हैं खेत देखने के लिए तो वो देखता है कि हल्कू सोया हुआ है। हल्कू को उठाते हैं और कहता है क्या कर दिया आपने। हल्कू को ये बात पता था पहले ही कि मैं सोया हुआ हूं और मेरा खेत कोई जानवर चर रहा है। मुझे इस बात का प्रसन्न हो रही है कि मुझे आज के बाद इस ठंडी के मौसम में खेत की रखवाली करने के लिए मेरे मुन्नी नहीं भेजेंगे। समझ में आ रही ना। तो उसी समय मेरे दोस्तों वो आते हैं और कहते क्या हुआ, कहां गए थे पूरी रात। जबरा मने मन सोचने लगा, हल्कू मने मन सोचने लगा कि मैं कुछ तो बहाना बनाना होगा। कहा अरे मुन्नी पेट दर्द हो रही थी, इतना पेट दर्द हो रहा था कि जिस समय मेरी आंख लगी उसी समय जानवर आए, चढ़कर चले गए। ये था सर 5 मिनट का ओवरव्यू। अभी मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा। वादा करता हूं कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने के बाद इस जमाने में तो क्या 7 जमाने में भी इस पुस की रात की कहानी को नहीं भूल पाओगे। आइए सर लाइन बाय लाइन मेरे दोस्तों हम लोग बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं मजेदार तरीके से। एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे भाई सुंदर तरीके से। देखिए बड़े भाई मजेदार तरीके से एकदम सुनिएगा। कहता है क्या मेरे भाई, कहता है कि हल्कू एक साधारण किसान है। अभी मैंने बताया हल्कू क्या है भाई, एक साधारण किसान है परंतु अत्यंत गरीब और दुर्ग्रस्त है। वह बहुत ही गरीब और क्या है भाई, दुर्ग्रस्त है। वह महाजन सूदखोर सहना नाम था, जो पैसा लेने के लिए आते थे ना उसका नाम था क्या, सहना के ऋण के बोझ के नीचे दबा हुआ था। वह इतना कर्ज ले चुके थे कि मेरे दोस्तों वो सूद भरते भरते अपनी जिंदगी की आधी अवस्था गुजार दिए थे। लगातार वह सूद पर सूद दिए चला जाता है,
लगातार वो सूद व सूद दिन दिन देते चले गए, किंतु मूल्य वसूल होने की स्थिति कभी आती ही नहीं है। इतना मैं पैसा भर रहा हूं सूद का, लेकिन कभी ऐसा समय नहीं आ रहा है कि हमें साहूकार कहे कि हाँ आपका पैसा कंप्लीट हो गई। ठीक है, कहता है कि खेती की सारी उपज, मेरे खेत का जितनी सारी उपज है, वर्षा की मेहनत की गाड़ी कमाई कर्ज की भेंट चढ़ जाती है। मेरे खेत की जितनी सारी कमाई है, सारी कमाई जो है मैं सूद भरने में ही लगा देता हूं। आगे कहता है कि फिर साल भर जैसे तैसे ऋण के सहारे ही कटता है, और जैसे तैसे पूरे साल भर जो है ऋण की सहायता से ही हमारे घर कटती है, इस उम्मीद में कि शायद अगले वर्ष की फसल उसे जैसे जंजाल से छुटकारा दिला दे। अब इस उम्मीद में है कि अगले साल फसल अच्छी होगी, पैसा ज्यादा होगा, एक ही बार में चुका देंगे और हमारा झंझट क्या होगा, इस जंजाल से हम क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आगे कहता है मेरे परंतु हल्कू जैसे किसानों की यह उम्मीद छलना साबित होती है, और यह सोच रहा है हमारा हल्कू, लेकिन ऐसा साबित नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्तों क्या कहता है हमारा हल्कू ने किसी तरह पाए पाए जोड़कर 3 रुपए बचाए। कितना रुपए बचाए थे याद रखेगा, हल्कू ने किसी तरह से पाए पाए जोड़कर 3 रुपए बचाए। इस बचत में उसकी पत्नी मुन्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये जो पत्नी होते हैं ना, हाँ वाइफ, या तो हस्बैंड को बर्बाद कर देते हैं या तो हस्बैंड को आबाद कर देते हैं। और मैं चाह रहा हूं मेरे बहन, मेरे से तो बड़ी है, आप लोग रिक्वेस्ट करता हूं जब भी आपकी अच्छी जगह शादी हो अपने हस्बैंड का कदर करना, क्योंकि मर्द बहुत कष्ट से कमा करके अपने परिवार की भरण पोषण करते हैं। आखिर कोई औरत कहती है ना, क्या करते हैं मर्द, मेरे दोस्त एक बार जा करके 8 घंटा काम करके 1 सप्ताह सिर्फ अपने परिवार की भरण पोषण कर दीजिए, तो आपको अंदाजा लग जाएगी कि एक मर्द दूसरों को छांव देकर कैसे धूप में काम करते हैं, दूसरों को खाना खिलाकर कैसे भूख में रहते हैं, दूसरों को हवा देकर कैसे धूप में रहते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, ये रुपए उसने कंबल खरीदने के लिए बचाकर रखा। ये जो 3 पैसा रखा था ना, ये कंबल खरीदने के लिए बचा करके पैसा रखा था हल्कू ने। जाड़े की रातों में खेतों की रखवाली करना बड़ी कठिन काम है। बिल्कुल भाई, जाड़ों के मौसम में खेतों की रखवाली करना बड़ी कठिन काम है। खुले आसमान के नीचे खुले आसमान के नीचे, अब एक तिरपाल भी टना हुआ ना हो, खुले आसमान होगी, शीत टपकता होगा, है ना, हाड़ कपा देने वाली ठंडा वायु का सर्द झोंका खाकर खलिहान में रात गुजारना बड़ी कष्टदायक है। यानी सिर झुका करके रात भर खेत की देखभाल करना, देखरेख करना पूस के दिन में काफी मेरे दोस्तों कष्टदायक है। हल्कू की आंखों में एक सपना है। अब हमारे हल्कू जी चाचा कहते हैं कि मेरे आंखों में एक सपना है। क्या है भाई? पूस की रात कंबल ओढ़कर हार में वह सुख पूर्व खेतों की चौकासी कर सकेंगे। अब हमारे हल्कू चाचा का एक सपना है कि हम 3 पैसे से एक कंबल खरीदेंगे और खेतों में जब हम पूस के महीने में जाएंगे तो कंबल ओढ़कर खेत की रखवाली करेंगे। इसकी ये सपना था। ठीक है, आगे कहता है कि परंतु सहाना मतलब जो पैसा लेने के लिए आते हैं, सहाना दरवाजा पर खड़ा है। ओ हल्कू चाचा, इस तरह से बोला, वह गांव का साहूकार है, सूद वसूलने आया है। वह सूद क्या है? वसूलने के लिए आया है। हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से मिन्नतें करता है, अरे मुन्नी जाओ, मुन्नी 3 रुपया लाकर दे दो, नहीं तो जीना हराम कर देंगे। वो मुन्नी से कहते हैं, मिन्नतें करते जाओ, 3 रुपया लाकर दे दो, कि वह रुपए लाकर दे दे, किसी तरह सहना से जान छूटे। अब हमारा हल्कू चाचा कहते हैं, मुन्नी किसी तरह से इस सहना से हमारा जान तो छूट जाएगी ना, परंतु मुन्नी इतनी जुगत युक्ति से बचाए पैसे को नहीं देना चाहती है। वो पैसा नहीं देना चाहती है, फिर कम्बल कहां से खरीदा जाएगा? अब मुन्नी कहते हैं, हल्कू कम्बल कहां से खरीदा जाएगा अगर पैसा दे दूं तो? और जाड़े की रात उसका पति खेतों हारों में कैसे गुजारेगा? अब मुन्नी सोचने लगा कि अगर मैं पैसा दे दूंगा तो हमारा हस्बैंड हल्कू कैसे खेत की रखवाली करेंगे। हल्कू जब मुन्नी से कहता है कि तब क्या वो साहूकार से गालियां सुने? पैसा नहीं दोगे तो क्या गालियां सुनेंगे? कौन कह रहा है?
हल्कू, किसको? मुन्नी को। उसकी घुड़कियां खाएं, कहने को तो मुन्नी कह देती है कि गाली क्यों देगा। मुन्नी कहती है कि गाली क्यों देगा, क्यों गाली देगा। कहने को तो मुन्नी कह देती है, परंतु कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौवें, ये जो तना हुआ भौवें था वो ढीला पड़ गई। हल्कू के एक वाक्य में जो कठोर सत्य था, मुन्नी उसे झुठला नहीं सकती थी। उसने रुपए लाकर हल्कू के जो साहूकार थे उनको दे दिया। ठीक है, चलिए सर आगे कहता है क्या? मुन्नी को इस पल एहसास हुआ, जो हमारा मुन्नी है उनको इस पल एहसास हुआ कि यह खेत जंजाल है। अब मुन्नी कहती है ये खेत पूरी तरह से क्या है? जंजाल है, ये हमारे जीवन को व्यर्थ कर रही है। अरे कम से कम खेतीबाड़ी छोड़कर अगर लेबर का मजदूरी गिरी करेंगे तो कम से कम एक वक्त की रोटी तो मिलेगी। मुन्नी का कहना है इस तरह से व्यर्थ है, उसके परिवार के लिए किसी काम का नहीं है। खेत हमारे परिवार के लिए किसी काम का नहीं है। इससे तो अच्छा था कि हल्कू खेतीबाड़ी छोड़कर मजदूरी करे, मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगा। मजदूरी गिरी करने से कम एक वक्त की रोटी तो खाने को मिलेंगे ना, किसी की डांट तो नहीं सहनी पड़ेगी ना। मुन्नी कहती है कि किसी की डांट तो नहीं सुनना पड़ेगा ना, नहीं सुनना पड़ेंगे ना। हल्कू ने पत्नी की बातों को कोई जवाब नहीं दिया। हल्कू ने पत्नी की बातों को कोई जवाब नहीं दिए। इस समय वह अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। आगे कहता है कि पूस की आधी रात थी। ध्यान से सुनिएगा, कोई नहीं समझाएगा इतना सुंदर तरीके से। पूस की आधी रात थी, मचान पर एक गाड़े की चादर ओढ़े खेत में हल्कू जाड़े से कांप रहा था। देखिएगा, जब खेत की रखवाली करते हैं ना, पेड़ में एक गांव देहात में मचान बनाया जाता है, उसी में मेरे दोस्तों सोया भी जाता है और दिन में बैठा भी जाता है। हम लोग बस्ती में है। हाँ भाई सच बता रहा हूँ। देखिएगा, मैं इस आपका क्या बोलता हूँ, शॉर्ट्स में एक वीडियो अपलोड किया हूँ, देखिएगा मेरा तालाब के पास। साथ में उसका साथी एक कुत्ता जबरा चिल्लम पीकर हल्कू ने ठंडा के असर को कम कर। अब मेरे दोस्तों जो हमारा जो हल्कू है वो चिल्लम पी लिया भाई, कोई चिल्लम होगा हमको पता नहीं भाई। चिल्लम पीकर अपने बॉडी को हीट कर लिया। चिल्लम पीकर हल्कू ने ठंड के असर को कम करने का प्रयास किया, परंतु वह शीत पर विजय नहीं पा सका। कितना भी कुछ पी लीजिए, कितना भी बड़ा बोरा ओढ़ लीजिए, ठंडा का मौसम में तो ठंडा लगेंगे ही, है ना भाई। आगे कहता है कि उसने जबरा को उठाकर गोद में बैठा लिया। जबरा भी कू कू कर रहा था। जबरा को उठाया और खटिया में मेरे दोस्तों अपने गोद पे बैठा लिया, सहलाने लगा। उसकी देह शरीर की गर्माहट ने क्षण भर के लिए उसकी कपकपानी दूर कर दी थी। जबरा को खेतों में पशुओं के आने की आहट मिली। अब जबरा को यह लगने लगा कि कोई दूसरा जानवर हमारे खेतों में आ रहे हैं। इसकी आहट हमारे जबरा को मिली। जबरा कौन? कुत्ता। वह उस तरफ दौड़ा और भौंकने लगा, और उस तरफ वह दौड़ा जिस तरफ जानवर आ रहे थे, दौड़ा और मेरे दोस्तों भौंकने लगा। हल्कू ने उसे लाख बुलाया, अरे जबरा इधर आओ जबरा, लाख बुलाया, परंतु वह नहीं आया। जबरा जो है मेरे दोस्तों आया नहीं। उसके खेत से कुछ दूर पर आम का एक बगीचा था। ठीक, हमारे हल्कू के खेत जहां थे उस खेत से थोड़े दूर में एक आम का बगीचा था। ठीक है, हल्कू वहां चला गया और पत्तों को बटोर कर आग जलाई। ये सिर्फ एक रात की कहानी है, पुस की एक रात की। अब मेरे दोस्तों इतनी ठंडी है कि हल्कू से सोया भी नहीं जा रहा है। हल्कू ने आम के बगीचे के पास जाते हैं, आम के पत्तों को इकट्ठा करते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, पत्तों को बटोर कर आग जलाई। जबरा भी चला आया था और जबरा भी वहां पे आग मेरे दोस्तों तापने के लिए चले आते हैं। दोनों प्राणी के मन प्राण को अलाव की आग ने अपरिमित सुख पहुंचाया। और गर्मी सॉरी ठंडी के मौसम में जब आग के सामने हम लोग होते हैं ना, तो इतने सुंदर महसूस होता है और हम लोग आलसपन हो जाते उस समय, है ना। जब बुलाते हैं तब भी नहीं जाते, है ना भाई। कुछ देर हल्कू जबरा के साथ कीड़ा कतकू करता रहा। मतलब जो जबड़ा है कुत्ता कुछ ना कुछ मिट्टी के अंदर में खोदते रहते हैं। फिर गर्माहट ने उसे आलस्य का संचार किया। अब इतना आग तापने लगे कि दोनों को आलस्य कर दिए। आलस्य ने निंद्रा लाई और वह सो गया।
और जो हमारा हल्कू है वो पूरी तरह से क्या कर दिए, सो गए। आलसी नींद की डूबती चेतना में उसने महसूस किया कि फसल जानवर चल रहे हैं। यह एहसास हुआ हमारे हल्कू को कि हमारे खेत में कोई फसल चल रहा है। कई बार उसने उठने का प्रयास किया, परंतु शीतल की ठिठुरन के बीच अलाव की आग से मिली गर्माहट ने उसे उठाने ने नहीं दिया। उसको थोड़ा सा नींद आ गई, आंख लग गई, जिसके कारण मेरे दोस्तों पूरी तरह से क्या किए, सो गए। वह सारी रात सोता रहा और सारी फसल जानवर ने चर डाला। हल्कू पूरे रात सोते रह गए और हल्कू का सारा खेत फसल ने बस खत्म करके रख दिया। आगे कहता है मेरे दोस्तों, मजेदार स्टोरी मेरे भाई, अच्छा लगे तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक ना। आगे कहता है कि प्रातः काल सुबह वह देर तक सोता रहा। वो देर तक सोता रहा हल्कू, पूरा रात जगा हुआ था। मुन्नी के जगाने पर ही जागा। मुन्नी आते हैं, अरे हल्कू क्या कर रहा है यार, पूरा खेत चर गया, तुम्हें होश नहीं क्या। मुन्नी कह रही थी सारा खेत चौपट हो गया, सारा खेत अपने चौपट कर डाला, तुम सोते रहे। हल्कू ने पेट दर्द का बहाना बनाकर इस विनाश की जिम्मेदारी से स्वयं को मुक्त करा लिया। कहा मुन्नी पेट दर्द हो रहे थे मुन्नी, इसलिए मेरे आंख लग गई। कहता है मुन्नी ने ललाट पर चिंता की रेखाएं खिंचाई थी। उसने चिंता भाव से कहा अब मंजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। ओ सॉरी मजदूरी, और कि अब मजदूरी गिरी करके जो हम लोगों ने ऋण लिए है उस ऋण को देना होगा। परंतु हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा रात को ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा। अब हमारा हल्कू कहता है कि रात को यहाँ ठंडे में तो सोना नहीं पड़ेगा, मजदूरी गिरी करेंगे, जाएंगे सुबह को, रात को तो घर आ जाएंगे, कम से कम इस ठंडी मौसम में तो मुझे नहीं सोना होगा ना। समीक्षा कहानी में कहानीकार ने अपने युग के किसानों की, अब मेरे दोस्तों कहानी आपका एंड हो चुकी है। अब कहानी के बारे में महत्वपूर्ण चीजें बताई हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने, वो आप लोगों को सुनना है। समीक्षा कहानी में कहानीकार ने अपने युग के किसानों की जलवंत समस्या का यथार्थपूर्ण चित्रण किया। यह समस्या है कि किसानों की ऋणग्रस्तता है। यह हमारे मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि एक किसान जब ऋण लेते हैं तो उसके घर में 50 बार दस्तक देते हैं साहूकार, जब एक मालदार जब लेते हैं तो दस्तक नहीं देते हैं। इसके बारे में मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये स्टोरी को लिखा है भाई। किसी कारणवश एक बार ऋण के जाल में फंसने के बाद किसान को पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती। मतलब कोई भी किसान अगर एक बार अगर ऋण ले लेते हैं ना मेरे दोस्त, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उससे सूद लेते रहते हैं। कौन? साहूकार। बेईमान महाजनों के चंगुल में फंसकर किसान तबाह हो जाते थे। और बेईमान जो होते हैं ना भाई, जो साहूकार होते हैं ना एकदम बेईमान होता है। बेईमान साहूकार जो है मेरे भाई, इसके वजह से किसान जो है पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाता है। समाज में किसानों का यह शोषण बदस्तूरी जारी था। किसानों के पास कोई उपज नहीं था कि वे इसे शोषण चक्र को भेद कर मुक्त हो सके। किसान के पास कोई उपाय नहीं था। वहां पे हल्कू जैसे और कितने सारे किसान थे जो इस तरह से मेरे दोस्तों ऋणग्रस्त थे और अपने इस जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ठीक है, आगे क्या आता है, क्या सुनेगा। पूस की रात की समस्या मुन्नी के शब्दों में स्पष्ट हुई। पूस की जो रात है वो मुन्नी के शब्दों में स्पष्ट हुई। ना जाने कितनी बार बाकी है कि जो किसी तरह चुकाने क्यों नहीं पाती है। बोल रहे मेरा मुन्नी सोचने लगी, अरे हल्कू और कितना पैसा बाकी है जो चुका नहीं पा रहे हो। कौन कह रहा है? मुन्नी। किसको? हल्कू को। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते हो। अब हमारा जो मुन्नी है वो हल्कू से कहता है, मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते हो, मरमर कर काम करो, उपज हो तो मरमर का मतलब होता है जी जान लगा के काम करो, उपज तो बाकी दे दो और जितना हुआ सब जाकर साहूकार को दे दो। मतलब दिन भर काम करो, इसका जो मुनाफा हुई साहूकार के दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो। पेट के लिए मजूरी मतलब होता है मजदूरी करो, ऐसी खेती से बजाय बाज आए। और कहा कि ऐसी खेती ना करो।
मजदूरी करी करो अच्छा है, खेती से नफरत करो। समस्या की गहनता का अनुमान इससे लगाया जाता है कि वह सूद वसूलने में साहूकार कितने क्रूर व्यवहार करते थे। मारपीट, गाली गलौज और घुड़िया देना बहुत मामूली बात थी। मतलब मेरे दोस्तों, साहूकार जो है, हमारे मुन्नी कहती है कि साहूकार जो है वो किसानों को मारपीट करते थे, गालियां देते थे, गाली गलौज करते थे, घुड़िया देते थे, घुड़िया। कम से कम खेती अगर छोड़ेंगे तो इन सब चीजों से तो बाज आ जाएंगे ना, मजदूरी गिरी करे, है ना। आगे कहता है मेरे दोस्तों कि किसान अपनी दीनता से जितना आहत नहीं था, किसान अपने दिन गुजारने के लिए जितनी परेशान नहीं था, उससे ज्यादा वो इस शोषण व्यवस्था से पीड़ित था कि किसान को अपना महत्व का पद बड़ा गौरवशील लगता है, उससे नीचे उतारना उसे घोर अपमानजनक लगता था। थोड़ी सी खेती बचाने के लिए वह अनेक मुसीबतें उठाने के लिए तैयार रहता था। थोड़ी खेत को, जैसे मान के चलिए इतना बड़ा खेत है, 3/4 मेरे दोस्तों, मतलब 4 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा अगर कोई फसल खा दिए ना, तो 1 कट्ठा जो फसल बची उसका भी हम लोगों को क्या करना होगा, देखरेख करना होगा। वही चीज कह रहा है कि अनेक मुसीबतें उठाने के लिए तैयार रहता था, परंतु उससे खेती छोड़ते नहीं बनती थी। गोदान का हीरो इसी कसमकस को झेलता है, परंतु गोबर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। हल्कू भी इस स्थिति से उभरना चाहते हैं। इस समस्या से मुक्ति का एक ही उपाय है कि वह खेतीबाड़ी को तिलांजलि दे और मजदूर बन जाए, मजदूर बनकर पेट भरे। और कहा कि किसी तरह से जो है पूरी तरह से आप खेती को छोड़ दे और मजदूरी गिरी करना शुरू कर दे। ठीक है। आरंभ में मुन्नी को भी खेती से अच्छा मजदूरी लगती थी। जो मेरे दोस्तों आरंभ में स्टार्टिंग में जो हमारे मुन्नी है वो कहते हैं कि मजदूरी से अच्छा हमारी खेती है, लेकिन अब मुन्नी को लगने लगा कि मेरा मजदूरी ही अच्छा है इस खेती से, कम इस जंजाल से तो बचे। ठीक है। किंतु वह हकीकत से रूबरू होती है तब उसका मन उदास हो जाता है। किसका? मुन्नी का। खेत को पशुओं द्वारा चर कर नष्ट कर दिए गए जाने का दुख उसे तोड़ने लगता है, परंतु हल्कू उदास होने की जगह प्रसन्न होता है। खेती का नष्ट होना उसे देवी वरदान लगता है। उसको प्रसन्नता इस बात की है कि उसे पूस की ठिठुरती रात हार में सोना नहीं पड़ेगा। मेरे दोस्तों जो है हमारे जो हल्कू है, हल्कू कहते हैं कि मेरे खेत जो पशुचर गए मुझे प्रसन्नता हो रही है, लेकिन मेरे मुन्नी को दुख हो रही है। मुझे प्रसन्नता इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे अब तो घर से बाहर ठंडी मौसम में सोना तो नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात होगी कि सहना की घुड़कियां सहनी नहीं पड़ेगी। अब सोने लगा हमारे कौन? हल्कू, कि आप कुछ हो या ना हो कर्ज हम लोग मिटा देंगे और कर्जों का चक्कर नहीं रहेगा। और कहा अब कर्जों का चक्कर नहीं रहेगा। आपका स्टोरी समाप्त। अब इस स्टोरी से आपको क्या क्या सीख मिला वो आपको लिखना होगा। प्रस्तुत कहानी 4 परिच्छेदों में विभक्त है। पहला, प्रथम परिच्छेद में कहानी की मूल्य संवेदना, ऋण से मुक्ति की चिंता का साक्षात्कार है भाई। दूसरे परिच्छेद में लेखक ने पूस की रात की ठंडा का जीवन वर्णन किया और इसकी पृष्ठभूमि में किसानों की यातनाओं, दर्द या यथार्थसंभव मर्मस वर्णन किया। तीसरे परिच्छेद में शीत को जीतने का हल्कू के पास प्रयास का वर्णन किया। तीसरा, जैसे हमारे हल्कू जी शीत से जीतना, ठंडी से जीतने के लिए क्या प्रयास किए। चौथा, अंतिम और चौथे परिच्छेद में खेती को पशुओं द्वारा चर जाने से खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे आप लोगों का जो थोड़ा सा और डेफिनेशन है आप लोग यहाँ पे इजीली से देख कर मेरे दोस्तों आप लोग एक बार स्टडी कर लीजिएगा। बाकी मैं तुरंत आप लोगों के सामने एक और सेट लेकर आ रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा मई के पहला सप्ताह में आप लोगों का सेमेस्टर 2 का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। उसके लिए आप लोग हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे। फिलहाल शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा फील हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें।